हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नल वेक्टर क्या चीज़ है। जी, नल वेक्टर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। ऐसे वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, नल वेक्टर का नाम देंगे। तो नल वेक्टर के लिए जो सिंबल आपकी बुक में इस्तेमाल हो रहा है वो है ओ। ओ को बोल्ड करके लिखें या उसके ऊपर कोई एरो हेड आप प्लेस कर दें तो आपके पास ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नल वेक्टर है तो ये एक वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। जी, अब ये अचीव किस तरह से किया जा सकता है? इसको अचीव करने के लिए दो एक जैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा, लेकिन उस वेक्टर को उसके अपने ही नेगेटिव वेक्टर के साथ अगर ऐड करें तो आपके पास अचीव होने वाली वैल्यू वेक्टर तो होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। तो अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपके पास वो भी ए ही है लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जो कि नेगेटिव हो जाएगी, तो आपके पास एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव से अगर ऐड करें तो आपके पास वो दोनों वेक्टर्स मिलकर उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा एंड दैट इज नल वेक्टर। जी, अब इक्वल वेक्टर्स क्या चीज है? इक्वल वेक्टर नाम से पता चल रहा है दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल वेक्टर्स के लिए दो शराइत हैं कि दो वेक्टर्स उसी सूरत में इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन दोनों सेम हो। अगर दोनों सेम नहीं है तो दो वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां मैंने लिखा हुआ टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ देयर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का सेम होना भी जरूरी है, तभी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे या एक दूसरे के बराबर कहलाएंगे। तो यहाँ मैंने दो वेक्टर्स लिए हुए, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है ए और बी दोनों की लेंथ आपको सेम यानी कि मैग्नीट्यूड आपको सेम नजर आ रहा है, उसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी आपको एक जैसी नजर आ रही है। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल है। जी बेटा, वेक्टर तो आपने देख लिया। अब वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या चीज है, हम वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। कंपोनेंट वैसे नॉर्मली उर्दू में उसका जो तर्जुमा है वो तो होता है हिस्सा, कि वेक्टर का हिस्सा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। एक सर्टेन डायरेक्शन में जो किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होगी, दैट इफेक्टिव वैल्यू विल रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ अ सर्टेन वेक्टर। अब अगर वो कंपोनेंट होने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे कंपोनेंट्स होंगे एक वेक्टर के, जो एक दूसरे के ऊपर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, यानी इट इज नोन एज व्हाट, एक्स कंपोनेंट, बिकॉज ये अलोंग एक्स एक्सिस है। और इसी तरह से अगर पॉइंट P से मैं y एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं और ये नॉर्मल जिस पॉइंट पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जो आपके पास इस वेक्टर का कंपोनेंट बनेगा, इट विल बी y कंपोनेंट। और x एंड y कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब चूंकि अगर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो इनको हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देंगे। तो आपके पास ax और ay एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल होने की वजह से ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, और y कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, x कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं। तो वेक्टर a के रेफरेंस से x कंपोनेंट को ax और वेक्टर a के रेफरेंस से इसके y कंपोनेंट को ay से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में जाना कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे कंपोनेंट्स होते हैं एक वेक्टर के। तो अब हम डिटरमिन करने जा रहे हैं उन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को वेक्टर की बुनियाद पर। अगर आपको वेक्टर दिया गया है तो वेक्टर में आपको दो इंफॉर्मेशन दी गई होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है? अगर वेक्टर को किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला जो उस वेक्टर तक का एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब अगर मुझे वेक्टर की इंफॉर्मेशन है तो मुझे उसके एंगल यानी कि डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ की दोनों की इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद होगी। इसका मतलब अगर मुझे एक वेक्टर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करना है तो मुझे इन दोनों चीजों का पता होगा। तो अब हम देखते हैं कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और वेक्टर को मैथमेटिकली उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो लेट हमारे पास एक वेक्टर है जिसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स की बुनियाद पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर A is equal to ax I cap plus ay j cap। अब ax वो कंपोनेंट है जो लॉन्ग
एक्स एक्सिस है, ए वाई वो कंपोनेंट जो अलोंग वाई एक्सिस है, आई कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर को इस तरह से आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी आगे चलते हैं, आगे हमारा मकसद क्या है इस टॉपिक के अंदर, आपने वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिटरमिन करना है वेक्टर की बुनियाद पर। अब वेक्टर हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले हम उसके एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो इस डायग्राम को हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ मैंने इस वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या किया हुआ है, रिजॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ ए एक्स और ए वाई निकालना हमारा मकसद है क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसके एक्स कंपोनेंट की बात करूं, एक्स कंपोनेंट में आपके पास बेस यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की क्या आएगी, बेस आएगी। और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करूं तो मुझे ऐसी रेशियो इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसमें एक वैल्यू नॉन और एक वैल्यू अननोन हो। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ वेक्टर आपको नॉन है और ए एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट आपके पास अननोन है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों की रेशियो क्या आएगी, कॉस ऑफ थीटा। तो अगर मैं कॉस ऑफ थीटा लेता हूं तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा, जिसके अंदर बेस मुझे फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। तो जी बेस किसके बराबर है, ओ से एम आपके पास बेस है और ओ से पी आपके पास हाइपोटेन्यूज है जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ओ से एम जो वैल्यू है वो आपके पास ए एक्स के बराबर है जो कि एक्स कंपोनेंट है। ओ से पी जो वैल्यू है ये आपके पास ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है जो मुझे पता है। और अब मैं क्या निकालना चाहता हूं इसमें से, मैं ए एक्स यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट निकालना चाहता हूं। अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट निकालना चाहता हूं तो मुझे ए को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ए कॉस ऑफ थीटा। तो यहां मैंने इसका पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल लिया जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ए एक्स है क्या, ए एक्स एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेक्टर ए का। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम y कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं क्योंकि हमें दोनों कंपोनेंट चाहिए। तो y कंपोनेंट के निकालने के लिए हम ऐसी रेशियो लेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जिसके अंदर एक नॉन और एक अननोन वैल्यू है। अब मुझे जो नॉन है वो वेक्टर मुझे नॉन है, अननोन वैल्यू क्या है मेरे पास, y कंपोनेंट यानी कि ए वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, और ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को। इसका मतलब मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो लूंगा जो कि साइन ऑफ थीटा से आप ले सकते हैं। साइन थीटा क्या देता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ इस डायग्राम से अगर आप देखें परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, o से n डिस्टेंस जो है या m से p जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ on ले लिया। इसी तरह से हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OP को, तो यहाँ मैंने उसकी जगह OP से रिप्लेस कर दी है। तो अब मैं ON की वैल्यू पुट करूंगा, ON AY के बराबर है। ये जो फासला है परपेंडिकुलर ये AY के बराबर है, O से P जो फासला है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड A के बराबर है यानी कि हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं यहाँ से AY निकालना चाहता हूँ, A मुझे पता है, तो मैं A को दूसरी साइड पे साइन ऑफ थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जी मेरे पास AY इक्वल आ जाएगा किसके, A साइन ऑफ थीटा के। तो अब AY क्या चीज है, AY y कंपोनेंट है वेक्टर A का और ये इसका दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है। जी बेटा अब हम इसका रिवर्स देख लेते हैं। पहले हमें वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी तो उससे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड किया था। अब अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दिए जाए और कहा जाए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आपने वेक्टर को फाइंड करना है, वो हम कैसे करेंगे, चलिए इस टॉपिक में देख लेते हैं। जी इस टॉपिक का जो टाइटल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपने वेक्टर को डिटरमिन करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने अभी रिसेंट टॉपिक के अंदर निकाले, ए एक्स और ए वाई उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, वो दोनों आप निकाल चुके हैं। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स अब आपको दिए हों और कहा जाए कि आपने वेक्टर को फाइंड करना है, तो वेक्टर के अंदर दो चीजें आपको निकालना मकसूद है। नंबर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नंबर टू वेक्टर की डायरेक्शन। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाल सकते हैं और वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, यही दो चीजें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से पहले हमने एक वेक्टर को लेट किया था, लेट अ वेक्टर ए इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर आपको क्या पता है, इसके अंदर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का पता है, ax यानी ax और ay का पता है आपको, और वेक्टर के बारे में आप दो इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हमें वेक्टर का आइडिया हो जाएगा। जी अब इसके अंदर आपको ax दिया गया है, ax आपको पता है वो a cos ऑफ थीटा के बराबर होगा, ay आपको पता है a sin ऑफ थीटा के बराबर होगा, जो कि आप लास्ट टॉपिक में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ये दो चीजें आपको गिवन है, आपने वेक्टर को फाइंड करना है। आप किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको पता है कि ये बेस के बराबर है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर के बराबर है, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए। अब हाइपोटेन्यूज को अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड से निकालेंगे तो मुझे
वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा? अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो उसके मुताबिक मेरे पास OP का जो स्क्वायर होगा वो OM के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। कैसे? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, OM क्या है? बेस स्क्वायर, OM क्या है? ये आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूं तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और आपको पता है OP किसके बराबर है? वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर इस डायग्राम के मुताबिक। तो आपके पास OM किसके इक्वल है? AX के इक्वल है। OM किसके इक्वल है? AY के इक्वल है। उन दोनों का स्क्वायर में अंडर रूट लें तो अगर मेरे पास AX और AY मौजूद हैं तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करके मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूं। अब यहाँ ये इसके इक्वल है, हम कैसे साबित कर सकते हैं? आपने अभी AX और AY की वैल्यूज निकाली थी। AX इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा, AY इज इक्वल टू A sin ऑफ थीटा। अगर AX और AY की जगह मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट करूं तो A का भी स्क्वायर हो जाएगा cos का भी, A का स्क्वायर हो जाएगा sin का भी। तो A स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब मैथमेटिक्स में आपको पता है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होते हैं। तो A स्क्वायर रह जाएगा, तो A स्क्वायर का अंडर रूट ले तो A, यानी कि A इक्वल आ जाएगा A के। इसका मतलब ये रिलेशनशिप सही है, ठीक है जी। अगर हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है आपने थीटा फाइंड करना है, यानी कि आपने एंगल फाइंड करना है। अगर आप थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसको गिवन वैल्यूज के मुताबिक फाइंड करेंगे। तो गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक ऐसी रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आएगी, और वो रेशियो आपको पता है कि tan ऑफ थीटा से आप ले सकते हैं जी। tan ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? डायरेक्शन के अंदर परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर आएगा। परपेंडिकुलर MP को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस इस डायग्राम के अंदर OM को रिप्रेजेंट कर रही है। MP इक्वल है AY के और OM इक्वल है AX के। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं tan को अगर दूसरी साइड पे ले जाऊं तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स AY ओवर AX। तो इस तरह से आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं जी। इसमें थीटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली वेक्टर A की। मैग्नीट्यूड आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, और वेक्टर में आपको दो ही चीजें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन। तो आप कह सकते हैं कि आपने वेक्टर को फाइंड कर लिया। किसकी बुनियाद पर? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर। इट मींस आपने वेक्टर को डिटरमिन कर लिया है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के सामने आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।